शाम के 6 बज रहे थे। डूबते सूरज की रोशनी समंदर की लहरों में सिमटने लगी थी। मैं रेत पर बैठी दूर ढलते सूरज को देख रही थी। अजीब सा शोर था चारों ओर, लहरों का शोर, पास खेलते बच्चों का शोर, खोमचे वाले का शोर, लेकिन मेरे अंदर खामोशी थी, एक नीरस खामोशी। बालों की लटें हवाओं से खेलती, फिर चेहरे से चिपक कर सुस्ताने लगती। दोनों हाथों से बाल समेटकर मैं बांधने जा ही रही थी कि मोबाइल बजा। हाँ माँ, कैसी हो? मैंने कॉल रिसीव की। कृति, वहां से रिश्ते की मना हो गई है। वो लोग बता रहे थे कि तूने, कहते हुए माँ चुप हो गई। मैं महसूस कर रही थी उनकी चुप्पी। वो पूछना चाहती थी कि क्यों मैंने लड़के वालों को अपनी सही उम्र बताई। माँ ने 30 कहा और मैंने 34। माँ, झूठ बोलना ठीक रहता? मैंने उनके बिना पूछे सवाल का जवाब दे दिया। तू बोलती तो कोई गुनाह नहीं होता, वैसे भी अब उम्र निकल रही है बेटा। उनकी आवाज में फिक्र उतर आई। मैं जानती थी कि मेरी बढ़ती उम्र और शादी ना हो पाना उनको परेशान करता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सच छुपा जाऊं। लोग बोलते होंगे माँ, मुझसे तो नहीं बोला जाता है। झल्लाकर मैंने कहा और फोन काट दिया। मेरी शादी सबसे बर्निंग इशू था इन दिनों। पिछले कुछ सालों में माँ इतने लड़कों से मिलवा चुकी थी मुझे कि अब गिनने के लिए उंगलियां भी कम पड़ने लगी थी। वैसे मैं जानती थी कि इस रिश्ते से भी मनाही हो जाएगी। 2 साल बड़ी थी ना लड़के से। सच कहूं तो मुझे राहत ही मिली है सुनकर। लगा जैसे सर का कोई बोझ उतर गया हो। बस माँ की शिकायतें सुनने की ताकत नहीं थी। मैंने फोन पास में रखा और उंगलियों से रेत पर बेतरतीब आकृतियां बनाने मिटाने लगी। काश जिंदगी में भी पुराना लिखा इसी तरह मिटाया जा सकता। एक गहरी सांस लेकर उठने को हुई कि फोन फिर बजा। माँ ही होगी। मैंने नंबर देखे बिना फोन उठाकर कानों से लगाया। क्या है माँ? माँ नहीं, आस्था बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने एकदम से खुद को समेटा कि कहीं बेख्याली में कुछ कह ना जाऊं। आस्था मेरी कॉलेज की सहेली थी। शादी के कुछ वक्त बाद अमेरिका जा बसी थी। फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी। आज तो महीनों बाद उसका फोन आया था, वो भी एक फरमान के साथ। आयुष फ्राइडे को बॉम्बे आ रहा है। आई सेड होटल वोटल में नहीं, तेरे वहां पे रुके। तुझे प्रॉब्लम नहीं है ना कोई? मैंने तो बोल दिया उसे। उसने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज मेरे भीतर गूंज कर रह गई और जो सुनाई दिया वो डर था। डर कि कहीं आयुष, मेरी सहेली का भाई, अतीत का वो टुकड़ा, वो एहसास अपने साथ ले आया तो। कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, एक किस्सा होते हैं। तमाम मोड़ों से गुजरता हुआ थोड़ा अधूरा थोड़ा पूरा किस्सा। सितारों भरी रात खिड़की पर टिकी थी और नींद पलकों से कोसों दूर। खिड़की के खुले पल्ले से हवा का एक झोंका अंदर आया तो ठंडी यादों के साथ मुझे ले गया। यादें जिनमें 10 साल पुरानी इलाहाबाद की गलियां थीं, मैं थी, आस्था थी और आयुष था। उन दिनों मैं और आस्था MA फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। साल भर पुरानी दोस्ती कैंटीन और क्लास से निकलकर एक दूजे के घरों तक पहुंचने लगी थी। संगम के पास वाले मोहल्ले में था उसका घर। ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन और खंभों पर ढली छत जिसे बरसाती कहते थे। उस रोज का तीसरा पहर था। मैं बरसाती में बिछी चारपाई पर बैठी आसमान में उड़ती पतंगें देख रही थी। नीली, लाल, हरी पतंगें। तभी हरी पतंग मांझे से टूटकर हिचकोले खाती हुई मेरी तरफ गिरने लगी। 16-17 साल का एक लड़का कूद कर आया और झपट्टा मारकर पतंग लूट ली। भूरी पैंट, गुलाबी कमीज, हवाई चप्पल और बाल छोटे छोटे। मुझे देखकर बोला, आप कौन हो? मैं कृति। अच्छा, आस्था की दोस्त। मांझा लपेटते हुए बोला, तुम आयुष हो? मैंने पूछा तो हाँ कहकर भाग गया। आस्था ने बताया था उसके बारे में। उसका आधा टाइम तो आयुष की शिकायत करने में ही बीतता था कि आज भी मेरे पर्स से 20 रुपए गायब है, आयुष नहीं लिए होंगे। यार, इस आयुष ने ना मेरा फाउंटेन पेन फिर तोड़ दिया। यार, 6 साल छोटा है मुझसे, फिर भी दीदी नहीं कहता। दीदी तो उसने मुझे भी कभी नहीं कहा।
शुरू में अजीब लगता था मुझे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। वैसे बड़ी बेहया होती हैं ये आदतें, एक बार चिपक जाएं तो अलग होती ही नहीं है। टोकना, डांटना, समझाना कुछ असर नहीं करता। मुझे भी माँ की फटकार का कहाँ असर पड़ता था उन दिनों। दौड़ी छूटी आस्था के घर पहुंच जाती। साथ में लूडो, कैरम खेलना, रोमांटिक फिल्में देखना और दर्द भरे नगमों को नाक के स्वर में गाना। हम दोपहरी भर मस्ती करते और शाम को जब भूख लगती तो आयुष की चिरौरी, कभी गोलगप्पे लाने, कभी कुल्फी फालूदा मंगवाने। तुम लोगों ने मुझे असिस्टेंट समझ रखा क्या? कमर पर हाथ रखकर गुस्से में जब वो पूछता तो आस्था जोर से हंस पड़ती। उसे आंखें दिखाते हुए मैं प्यार से आयुष के गाल थपथपाकर कहती, दोस्त, और क्या, हम दोस्त हैं ना हैंडसम। वो बेपरवाही से हाँ हाँ ठीक है कहता और तीमारदारी में लग जाता। होते हैं ना कुछ लोग जिनके लड़कपन में समझदारी पलती है। आयुष भी उनमें से एक था। आस्था कोई भारी सामान उठाती तो तेरे बस का नहीं है कह के खुद उठाने लगता। रात को मैं घर जाती तो मैं भी चलता हूं कह के साथ चल पड़ता। बिन बताए बिन जताए संगी बनकर रहने वाली उसकी आदत मुझे अच्छी लगने लगी थी और पता ही नहीं चला कि आस्था का भाई कब मेरा दोस्त बनने लगा था। मन की मुंडेर पर अतीत मेरा हाथ थामे बैठा था चुपचाप। हमारा एमए पूरा होते ही आस्था की शादी तय हो गई। मेरी दोस्त की शादी थी और मैं दिन दिन भर उसके साथ तैयारियों में लगी रहती। दिन में खाना भी अक्सर उसके घर ही खा लेती। एक दिन उसके आंगन की चारपाई पर बैठे हम तीनों खाना खा रहे थे, उड़द चने की दाल और मिस्सी रोटी। माँ बारी बारी सबको गरम रोटी दे जाती। एक दफा जरा लेट हो गई तो आयुष ने अपनी चपाती के 2 टुकड़े करके एक चुपचाप मेरी खाली तश्तरी में सरका दिया। तू अपना खाना कब से शेयर करने लगा? मुझे तो कभी नहीं दिया ऐसे। आस्था ने छेड़ा तो उसके गाल लाल हो गए। झेपते हुए बोला, तू गेस्ट है क्या? मैं मुस्कुरा दी। चलो माना उस रोज मैं मेहमान थी, पर बाजार में टकरा जाने पर मुझे घर छोड़कर आना, वो भी दिन में, मेरे बिना कहे बंगाली बाजार से गोलगप्पे ले आना और मेरे बीएड का फॉर्म भरवाने बनारस साथ जाना, ये भी मेहमान नवाजी थी क्या? शादी का वक्त करीब आने लगा। माँ रस्मों से जुड़े सामान जुटाती। पियरी धोती, जौ का लावा, मंडवे का बांस। आयुष दिन भर बाजार के चक्कर काटता रहता, कभी बहन की फरमाइश पूरी करने, कभी पापा के भूले हुए काम। बहुत थक गए ना तुम? एक दिन मैंने लाड़ से उसके सर पे हाथ रख के पूछा तो वो मुझे देखने लगा। कुछ पल तक कुछ तलाशता रहा वो मेरे चेहरे पर, फिर मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो 19 साल का टीनेजर था। शादी की रात आ गई थी। मैं अनाड़ियों की तरह बनारसी साड़ी संभालती बाल बना रही थी। उन दिनों पार्लर से सिर्फ दुल्हन ही सजती थी। बहनें, सहेलियां सब खुद तैयार होती थीं। काफी देर तक जब बाल नहीं बने तो गुस्से में मैंने क्लिप निकाल दी। खुले बालों में अच्छी लग रही हो। दरवाजे पर खड़े आयुष ने कहा। न जाने कब से खड़ा था। शादी में भी पूरा वक्त आयुष मेरे पास ही मंडराता रहा, किसी साये की तरह। कभी कभी हमारी नजरें मिलती तो मैं लाड़ से मुस्कुरा देती, लेकिन वो नहीं मुस्कुराता। बहन की शादी थी, इमोशनल हो रहा होगा। ये लड़के पता नहीं क्यों अपने इमोशंस हमेशा छुपा के रखते हैं। जयमाल के हुड़दंग के बाद दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे। मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। मैं और आयुष वहीं खड़े सिंदूर दान देख रहे थे। सोने की अंगूठी में सिंदूर भरकर आस्था की मांग सिंदूरी की जाने लगी। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे ताक रही थी। तभी मुझे अपने हाथों पर छुअन महसूस हुई। आयुष की उंगलियां मेरी हथेली के इर्द गिर्द घेरा बना रही थीं और निगाहें मेरे चेहरे पर। मैं चौंक गई, नहीं चौंकी नहीं, हिल गई। मैंने झटके से हाथ खींचा। उसके कफलिंक मेरी हथेली पर निशान बनाते चले गए। वही मैं थी, वही आयुष। फिर ये अजनबी एहसास कैसे, कहां से आ गया था? विदाई के बाद खाली मंडप के किनारे बैठी मैं कितनी देर से अपनी हथेली पर पड़े निशान देख रही थी। आयुष ने पहले भी मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन
कल रात का पकड़ना कुछ अलग था, जैसे वो कोई गिरह बांधना चाह रहा हो। प्यार की गिरह? ये गलत है। मैंने खुद को रोका कि कहीं ये बहाव मुझे भी ना ले चला जाए। आयुष मेरी सहेली का भाई था, मुझसे 6 साल छोटा। उसके लिए मैं कुछ और सोच भी कैसे सकती थी? और वो खुद मुझ में कुछ और तलाश कर सकता था। जैसे सूखा हुआ उपटन रगड़ कर निकालना हो, मैंने उसी तरह उस छुअन को अपने हाथों से निकालने की कोशिश की। आंटी, मैं निकलती हूं। इजाजत लेते हुए मैं उस घर, उस गली से निकल आई। जाते वक्त आस्था की माँ ने कहा था, आती रहना बेटा। जी आंटी, कहते हुए मैंने आयुष की आंखें देखी। उनमें भीतर कुछ गुलाबी रंग थे और किनारों पर एक नम लकीर। हम कभी भी कहीं से भी अकेले नहीं आते। मन की जेबों में भरकर तमाम यादें, ढेर सारे एहसास ले आते हैं। मेरे भी मन की पुड़िया में बंद कर आयुष चला आया था। थोड़ा सा वो पतंग लूटता आयुष और थोड़ा सा हथेली थामता आयुष। कभी कभी सोचती हूं कि अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता तो मैं बेझिझक उसके घर चली जाती। मैं माँ के साथ आस्था के ससुरालियों के नुक्स निकालती, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। आयुष से बचना, सामने ना पड़ना, यही जरिया था उसको रोकने का। लेकिन एक रोज सामना हो ही गया। उन दिनों आस्था पहली होली मनाने मायके आई थी। मैं उससे मिलने गई तो फिर वक्त का पता ही नहीं चला। जब अंधेरा हुआ तो मुझे घर जाने का होश आया। बहुत देर हो गई, मैं चलती हूं, मैंने कहा तो आस्था ने आयुष को आवाज दी, आयुष, कृति को घर छोड़ा। तो क्या आयुष घर पर था पूरा दिन? फिर एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? ये मैं ही थी जो महीनों से उसको इग्नोर कर रही थी। और जब आयुष ने नजरअंदाज किया तो मेरा दिल बैठने लगा जैसे कुछ दूर जा रहा हो। स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी मैं अपना मन टटोलती रही। पूरा मन मनाही से भरा था सिवाय एक कोने के, और किस लिए खाली था वो मुझे नहीं मालूम। कृति, मुझे कुछ कहना है। घर के सामने मुझे उतारते हुए वो बोला। मैं जानती थी उसे क्या कहना था। मैंने आवाज को सख्त बनाकर कहा, तुम आस्था के भाई हो, मुझसे 6 साल छोटे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा, लेकिन मुझे पड़ता है आयुष। कहकर मैं तेज कदमों से चली गई। वो खड़ा रहा जैसे पहले खड़ा रहता था। मैं भीतर जाकर बाय करती तब जाता। उस रोज वो गया था या नहीं मैं नहीं देख पाई। बंद किवाड़ों के पीछे कितनी देर खड़ी रही। दिमाग कुछ और कह रहा था, लेकिन दिल कहीं और ही भागा जा रहा था। जिंदगी में जब कुछ अधूरा रह जाए तो किसे दोष देना चाहिए? खुद को, हालात को, या फिर किस्मत को? कई सालों से इस सवाल के जवाब को रोज ढूंढती हूं। कुछ अधूरा रह जाए तो मन जिस तरह कलपता है उसे अक्सर महसूस करती हूं। उस दिन के बाद कभी आयुष से नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई संपर्क नहीं। लेकिन आयुष पूरी तरह दिल से गया भी नहीं। उंगली से अंगूठी उतर जाने पर जैसे निशान रह जाता है ना, आयुष वैसा ही निशान बनकर मेरे अंदर अब भी मौजूद था, किसी अमिट छाप की तरह। पूरी रात गुजर गई थी पिछली यादों को समेटते समेटते। अलार्म बजा तो एहसास हुआ कि सिर्फ 24 घंटे बचे थे आयुष के आने में। मैंने खुद को संभाला। उम्र इतना तो सिखा ही देती है कि कमजोर पलों में खुद को कैसे संभालना है। मैं नहा धोकर मार्केट निकल गई, 3 दिनों के मेन्यू के मुताबिक सामान खरीदने। अभी सूजी का पैकेट उठाया तो दाने सी यादें आसपास बिखर गईं। वो आयुष का उत्पम बनाना और मेरी बनाई इमली की चटनी। उत्पम उसे अब भी पसंद होगा, और चटनी वैसे ही चटखारे लेके खाता होगा क्या? मैंने खुद से पूछा। बटर का पैकेट उठाते हुए मेरी निगाह रेफ्रिजरेटर के कांच पर टिक गई। खुद पर ज्यादा बदली नहीं थी मैं, बस वक्त ने कुछ लकीरें दे दी थी चेहरे पर। आयुष भी अब 28 का होगा। शायद मूछें रख ली हो या क्लीन शेव हो। उफ, ये क्या सोचने लगी मैं।
वो आस्था का भाई था और मुझे उससे उसी तरह मिलना था। फिर क्या फर्क पड़ता है वो कितना बदला, मैं कितनी बदली, वक्त कितना बदला। मेरा सारा दिन तैयारियों में गुजर गया। उसकी पसंद नापसंद सब याद थी मुझे। आयुष को इतना कब और कैसे जान गई थी मैं, और उससे बड़ी बात कि इतने अरसे बाद तक ये सारी बातें याद कैसे थी मुझको। कुछ तो था जो मैं जानबूझकर छुपा रही थी खुद से, उस बच्चे की तरह जो पीठ के पीछे हाथ में कुछ छुपाकर गर्दन हिला के कुछ नहीं मेरे पास कहता है। अगली सुबह मौसम कुछ बेहतर था। आसमान में बादल तैर रहे थे। शायद आज बारिश होने वाली थी। मैंने घर भर की खिड़कियां खोल दी। हवा के साथ विंड चाइम मध्यम मध्यम बजने लगे। सोफे के कुशन 7वीं दफा ठीक करके हटा ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची, फिर ठहर गई। खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। सामने आयुष खड़ा था। बादामी शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, भरे हुए चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, मेरी सहेली का छोटा भाई आयुष। मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है बात शुरू करना, खासकर तब जब चुप्पी बरसों पुरानी हो। सोफे पर बैठा आयुष घर देख रहा था। बाईं दीवार वाली बुक रैक, कॉर्निश पर सजे ढेर सारे लाफिंग बुद्धा, जिसमें एक उसका दिया भी था। तुम फ्रेश हो लो, मैं नाश्ता बना देती हूं, मैंने कहा। कैसी हो तुम? आने के आधे घंटे बाद उसने पूछा। उसके ये 3 शब्द ऐसे लगे जैसे किसी अपने ने गले लगाकर थपकाया हो। तुम कैसे हो? मेरी आवाज कांपती उससे पहले मैंने खुद को संभाल लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ब्रीफकेस खोलकर आंटी और आस्था की भिजवाई तमाम चीजें देने लगा। मेरे लिए सूट, मठरियां, अचार। आखिरी में कुछ गिफ्ट पैक थमाते वक्त हमारी उंगलियों के पोर छू गए। वॉशरूम राइट साइड में है, टॉवल रख दिए वहां, मैंने हड़बड़ा कर कहा और रसोई में चली आई। आयुष उठकर चला गया। कचौड़ी तलने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, लेकिन मैं न जाने कहां खोई हुई थी। बेख्याली में मेरी उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थीं। अब भी बात नहीं करोगी? अचानक आयुष की आवाज सुनकर मैं चौंक कर मुड़ी। वो रसोई के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था, न जाने कब से। मैंने हड़बड़ा कर अपने बालों को जूड़े में कसा और झेप कर बोली, तुम नाश्ते के साथ चाय लोगे या बाद में? एक बात बोलूं? उसने कहा। मैंने अनसुना करके पूछा, शाम को कितने बजे आओगे? तुम इंतजार करोगी क्या? उसके सवाल ने मुझे खामोश कर दिया। गैस की नॉब बंद करके मैंने आंखें मूंद ली। महसूस हुआ जैसे अरसे से रोका हुआ एहसास एहसास भीतर कुलबुला रहा है, बाहर निकलने को बेचैन है। उसकी ओर पलटकर मैंने पूछा, क्या तुम अब भी? जाने क्या था उसकी आंखों में। सवाल पूछते हुए मैं रुक गई। शायद जरूरत भी नहीं थी। 5 साल पहले जिस एहसास को अनदेखा किया था वो वैसा ही था, जैसे आंखों ने उसे पूंजी की तरह संभाल के रखा हो मेरे लिए। एक पल को लगा जैसे ये मुंबई नहीं इलाहाबाद हो, रसोई की देहरी पर नहीं, आयुष अपने स्कूटर पर खड़ा हो। उसने मुझसे वो सब कह दिया हो जो कभी कहना चाहता था। मैं अब भी क्या? आयुष दूरियां घटाता हुआ मेरे करीब आ गया। मेरे लफ्ज सिमट कर रह गए। मैंने अपनी निगाहें उसकी आंखों पर टिका दी। कितने बरस, कितने लम्हे ठहरे हुए थे उनमें, जैसे वो सब इंतजार में हों अपने पूरा होने के। मैं सांस थामे उसे देखती रही, पढ़ती सुनती रही। आटे में सनी मेरी उंगलियां कसते हुए उसने फिर पूछा, बोलो ना, मैं अब भी क्या? उसके नाखून को कुरेदते हुए मैंने पूछा, जरूरत है क्या बताने की? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह कहते हुए उसने मुझे खुद में समेट लिया, जैसे खिड़की के बाहर बादल एक दूजे को समेट रहे थे। हौले हौले बूंदें बरसने लगीं।
एक इंतजार खिड़की के उस पार पूरा हो रहा था और एक इस पार। बस इतनी सी थी ये कहानी।